हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आज हम और क्वेश्चंस करेंगे आपके बिजनेस लॉज से रिलेटेड। और बिजनेस लॉज में आज जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली हर बिजनेस इससे डील कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्ट हैं, वो देखिए हर बिजनेस जो है वो इंडस्ट्रियल फॉर्म में नहीं होता है ना। तो जो नॉर्मल ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो नॉर्मल बिजनेस में भी होते हैं, सर्विस सेक्टर में भी होते हैं, नॉर्मल जो शॉप्स हैं उनके बीच में भी होता है, किसी भी तरह का कोई बिजनेस होता है उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होते हैं। और इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एवरीबडी, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, वैसे तो एज पर योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या है कि आपको जो है सभी जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक दो, ऐसा नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो सिलेबस दिया है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं से आगे एक साल कहीं से आया और कहीं से नहीं आया, नॉर्मली सभी जगह से आया हुआ है। तो बट ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली पर्सन टू पर्सन के बीच में होते हैं, पर्सन टू फर्म के बीच में होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है अगर आप बिजनेस लॉ से डील कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, कोर्स के बारे में आपको मालूम ही है कि आप चाहें तो हमारा यह कोर्स बाय कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो ऑन ट्रैक रहे और बढ़िया तरीके से चले। नंबर जो है उसका आप लिख सकते हैं, नंबर जिस नंबर पे आप कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरीज कर सकते हैं, तो वो ये नंबर जो है वो 9837773651। इस नंबर पे कॉल करके अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, किस चीज का एग्रीमेंट आगे पूछा है? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, टू इंडल्ज इन लिटिगेशन विद मेलाफाइड इंटेंशंस फॉर सोशल ऑब्लिगेशन। कहता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब जो एग्रीमेंट है उसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है या कुछ कोई पार्टी जो है बैक ऑफ करती है या अपनी जो कही गई बात से या जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें करना चाहिए था वो नहीं करती है, तो वो जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, हम लॉ का सहारा ले सकते हैं। विद मेलाफाइड इंटेंशन होता है कि फ्रॉड करने के नजरिए से किया हो, किसी को धोखा देने के, डिसीव करने के उससे इंटेंशन से किया गया हो, ऐसा एग्रीमेंट है। इंडल्ज इन लिटिगेशन मतलब पर्पस ही इसलिए है कि हम क्या करेंगे, डिस्प्यूट करेंगे, लिटिगेशन करेंगे, है ना, कोर्ट के थ्रू सेटलमेंट लेंगे, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, इसीलिए करते हैं कि लिटिगेशन में पड़ना पड़े, जानबूझ के ऐसा किया जाता है। या सोशल ऑब्लिगेशन मतलब कोई हमारे मॉरल ग्राउंड्स पे कंपनी को जरूरी है मॉरली कि हाँ हमें किसी के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज सही है ये बताना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको ये समझना, ना तो मेलाफाइड इंटेंशन से किया जाता है कि भाई जान किसी को धोखा देना है, ये हमारी इंटेंशन है उस वजह से हम करते हैं, या इसलिए किया जाता है कि हम उसे सॉल्व ही कोर्ट के थ्रू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जानबूझ के ऐसे करते हैं, तो ये भी नहीं होता है। ना ही हम किसी सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर इसको करते हैं। तो ये एक एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, बट इंटेंशन ये नहीं है, लॉ के अंडर आता है, लॉ की हेल्प हम ले सकते हैं इसमें, है ना, लॉ लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट लीगल होता है, लेकिन हमारी इंटेंशंस ये नहीं होती हैं। सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर जरूरत पड़ेगी, कोई पार्टी अपनी बात से मुकर जाती है, परफॉर्म नहीं करती है कॉन्ट्रैक्ट को, तो हाँ हम लॉ का सहारा ले सकते हैं, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। सेकंड, अ पर्सन सप्लाइंग नेसेसिटीज टू इनकम्पिटेंट पर्सन is entitled to reimbursement from property of such person on the basis of। अब पहले तो स्टेटमेंट समझनी है। स्टेटमेंट कहती है अ पर्सन सप्लाइंग नेसेसिटीज, नेसेसरी चीजें सप्लाई कर रहा है, किसको? इनकम्पिटेंट पर्सन होता है जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे माइनर या ल्यूनेटिक होता है, हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, उसका माइंड ठीक नहीं है, तो ऐसे बंदे को क्या सप्लाई कर रहा है? नेसेसिटीज, है ना। तो कहता है ऐसा बंदा अपने पैसे ले सकता है, किससे? उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी प्रॉपर्टी में से अपने पैसे की रिम्बर्समेंट, पैसा वापस ले सकता है, चार्ज कर सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है ये किस
की वजह से हो रहा है इनमें से? ऐसा किसकी वजह से हो सकता है? किसके बेसिस पे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे? ऐसा किस वजह से हो सकता है कि अब बंदे ने जरूरी चीजें सप्लाई की हैं इनकम्पिटेंट पर्सन को, अपने पैसे वो उसकी प्रॉपर्टी में से ले सकता है, रिम्बर्स करवा सकता है। किस बेसिस पे करता है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे करता है, बी। और ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है इम्पोज्ड बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्ट रिचमेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड बाय लॉ और अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ये लॉ जो है वैसे कोई हम इसका कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, मतलब बीच में से वैसे ही एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है। मतलब वैसे कोई ऐसे इससे रिलेटेड, इस चीज से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है ना। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ऐसे तो देखो ये क्या है, नॉर्मल सी बात है, उसने पैसे कोई उसने उसको धोखा थोड़ी ना दिया है माइनर को, या उसने इसको बेवकूफ थोड़ा बनाया, उसने तो उसको जरूरी सामान दिया है। तो इसलिए ये बेचारा बंदा जो है इसने जरूरी सामान सप्लाई किया है, ये अपने पैसे ले सकता है, उसके लिए जो है वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। मतलब वैसे तो इनके बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है इसके और इसके बीच में इस बात को लेकर के, लेकिन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि इसको इसका पैसा मिल जाए, बिकॉज वो उसको ना, उनको तो बेवकूफ बना रहा है, ना ही उनके साथ कोई बिजनेस कर रहा है, उनको उनका जरूरी सामान सप्लाई कर रहा है, इसलिए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो एंटाइटल्ड है अपना पैसा लेने के लिए। ठीक है, फिर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और अनसर्टेन एग्रीमेंट। लाइफ इंश्योरेंस वाला जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइफ इंश्योरेंस आप करते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस के पैसे देते हैं, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, वेजरिंग है, कंटिंजेंट है, या अनसर्टेन है? बताओ जरा फटाफट से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, आपको समझना लाइफ इंश्योरेंस होती क्या है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? अगर इफ अ पर्सन डाइज, है ना, अब जब तक देखो समझ, लाइफ इंश्योरेंस मतलब जब तक वो जिंदा है तब इंश्योरेंस कंपनी का कोई काम नहीं है। जब तक एक बंदा जिंदा है तब तक उसका कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ इन एनी केस, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है ना, तो ये जो है ऑब्लिगेशन फिर बन जाती है इंश्योरेंस कंपनी की पैसे देने की। ठीक है, अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें श्योरिटी नहीं है। अब डेथ ये थोड़ा पता कि डेथ होगी, मे भी हो ही ना डेथ इंश्योरेंस पीरियड में, है ना, 20 साल ना हो, 25 साल ना होने को कल हो जाए, ये तो किसी को पता नहीं होता। ठीक है, तो डेथ इज इनएविटेबल, कभी भी हो सकती है, होनी तो है ही है, बट श्योरिटी नहीं है। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट आर परफेक्टली वैलिड, एनफोर्स्ड बाय लॉ, है ना, कोर्ट में हो सकते हैं, और है क्या, ओनली अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, या तो किसी इवेंट के होने पे या ना होने पे ये अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से जो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट उसे हम कहते हैं। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन कहता है ए एग्रीड टू सप्लाई सर्टेन गुड्स टू बी विच वर टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम सीज फैक्ट्री। ठीक है, ए ने एग्री किया टू सप्लाई सर्टेन गुड्स टू बी को गुड्स दे दे, और ए ने बी को गुड्स देनी है, जो कहां से लेनी है? सी की फैक्ट्री से लेनी है। ड्यू टू सीज स्ट्राइक इन सीज फैक्ट्री, सी की फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, ए कुड नॉट सप्लाई गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज, आपको समझना है, ए ने गुड्स देनी थी बी को, जो कि सी की फैक्ट्री से आनी थी। ठीक है, सी की फैक्ट्री में पड़ी थी या वहां बननी थी, वहां से आनी थी, लेकिन स्ट्राइक हो गई तो ए वो सप्लाई कर नहीं पाया। तो इस वजह से क्या वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, इज नॉट डिस्चार्ज, वॉइडेबल हो गया, या अनलॉफुल हो गया? इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी आपको ये समझना है। देखो, डिस्चार्ज का मतलब होता है कि खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। नॉट डिस्चार्ज का मतलब इसका ऑपोजिट हो गया, नहीं। ठीक है, वॉइडेबल मतलब कि अब वो नल एंड वॉइड हो गया,
मतलब उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, लॉ की कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। वॉइडेबल होने का मतलब अब लीगल बॉन्डिंग बाइंडिंग नहीं है, बी जो है उस पर केस नहीं कर सकता कि मुझे सामान नहीं मिले। और अनलॉफुल मतलब लॉ के अंडर आया ही नहीं, लॉ से ही बाहर चला गया, इलीगल हो गया, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है आपको ये समझना है। इट इज नॉट डिस्चार्ज, मतलब खत्म नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है। स्ट्राइक हो जाए, कोई ऐसा कुछ हो जाए तो इसकी वजह से जो होता है कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं हो जाता, ठीक है। तो इट इज नॉट डिस्चार्ज, तो ये आपको ध्यान रखना है। डिस्चार्ज होने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये भी मैंने चीजें बोल दी, तो ये नॉर्मल सी बात है, स्ट्राइक वगैरह तो होती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ए ने सप्लाई नहीं किया तो अब बोलेगा नहीं जी मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया या वॉइडेबल हो गया जी, अनलॉफुल हो गया, अब तो मैं नहीं करूंगा या मैं तो जो है सामान नहीं प्रोवाइड करूंगा। अगर वो सामान नहीं प्रोवाइड करेगा तो उसे कंपनसेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज, ठीक है। कंपनसेशन देनी पड़ेगी या ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा, जो भी कुछ एग्रीमेंट में मेंशन्ड होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। वो इस चीज का बहाना नहीं ले सकता कि स्ट्राइक हो गई तो जी मैं नहीं अब कर सकता, मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, वॉइडेबल हो गया या अनलॉफुल हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उसको अपना जो है काम करना पड़ेगा या फिर उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू वट एवर इज डिसाइडेड। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन, इट इज लीगली नोन एज, मतलब एक दो पार्टी हैं ए और बी, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने अपने जो राइट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो किसी और बंदे को दे दिए, ठीक है, डी को दे दिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे लीगली, नोवेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वेवर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इनमें से हम ए बी सी डी क्या ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नोवेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, न्यू हो गया, रिसेशन हो गया, वेवर हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, और या असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आपको ये समझना है इस केस में क्या हो रहा है, अपने जो राइट्स हैं एक बंदा थर्ड पार्टी को किसी और बंदे को दे रहा है, तो इस केस में ये उसने क्या किया, असाइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट डी को असाइन कर दिया, तो असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो ए ने जो है इस केस में क्या हुआ, जब आप किसी और पार्टी को अपने राइट्स लीगली ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन इज लीगली नोन एज असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। आई होप सेशंस आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे होंगे। किसी और टॉपिक से आप चाहते हैं कि मैं एमसीक्यूज लेके आऊं तो यू कैन लेट मी नो। बाकी अपने सीक्वेंस वाइज मैं आपके लिए लाता रहूंगा और उनके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इफ यू वांट यू कैन पूरा कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन द पार्टीज हु आर इन रिलेशन टू ईच अदर इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल इफ द एग्रीमेंट इज, आप समझो, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो कुछ आपने पे किया उसके बदले कोई गुड्स ले ली, ऐसा होता है, कुछ लेन देन होता है ना। तो वो जो आपने सामान लिया उसके बदले कुछ आप पेमेंट करते हो, चाहे कैश कर रहे हो, काइंड में कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं। कहता है कॉन्ट्रैक्ट किया विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पैसे वैसे नहीं दिए, बेनिफिट ले लिया पर पैसे नहीं दिए, है ना, उसका रिवॉर्ड नहीं दिया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है हु आर इन नियर रिलेशन, अब वो आपस में क्या है, नियर रिलेशन में है, आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, टू ईच अदर। अब कहता है ये वैलिड हो सकता है, वैसे तो देखो विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं, लेकिन आपसे पूछा है कि अगर वो आपस में नोन हो और उन्होंने विदाउट कंसिडरेशन जो है एग्रीमेंट किया हो तो वो वैलिड हो सकता है। तो किन केसेस में होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में होगा तब, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होगा तब, या कॉन्ट्रैक्ट जो है बेस्ड अपॉन नेचुरल लव एंड इफेक्शन। इन तीनों में से कौन सा पॉइंट है जो एक एग्रीमेंट को विदाउट कंसिडरेशन, नियर वंस, नियर रिलेशन में विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट को क्या कर दे, वैलिड बना दे और एनफोर्सेबल बाय लॉ बना दे, ठीक है, एनफोर्सेबल हो जाए, ठीक है।
राइटिंग में होगा तब होगा, रजिस्टर्ड होगा तब होगा, बेस्ड अपॉन नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा तब होगा, कब होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आपका है ऑल ऑफ दीज। राइटिंग में भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे भी बेस्ड होना चाहिए। तीनों चीजें होनी चाहिए, तब ऐसा एग्रीमेंट जो है विदाउट कंसिडरेशन जो है, देखो एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, नल एंड वॉइड, अनलेस अगर वो राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड हो, ठीक है, और नेचुरल लव एंड अफेक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो आई होप इट इज क्लियर। तो ध्यान रखना है कि विदाउट कंसिडरेशन जो है वो कब वैलिड हो सकता है, अदरवाइज विदाउट कंसिडरेशन हमेशा याद रखना है वो वॉइड होता है ना, उसको मानेंगे ही नहीं, मान्यता ही नहीं है उसको। ठीक है, नल एंड वॉइड। अ कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग इन बीज थिएटर, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के थिएटर में गाना गाने के लिए, ऑन अ पर्टिकुलर शो, किसी शो में। ए डाइज बिफोर द शो, ए की डेथ हो गई शो से पहले। इन दिस केस अब कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा ये पूछा है, बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, बी चाहे तो उसे वॉइडेबल कर दे। मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय ए इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन हिज बिहाफ, कह रहा है ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके बिहाफ पे परफॉर्म करे। इज डिस्चार्ज एज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स ऑफ द प्रोमिसर, becomes unlawful being a contract with dead person। अब आपको इनमें से ऑप्शन बतानी है, ए बी सी डी कौन सी सही है, बताओ जी। देखो ए तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, becomes voidable at the option of B, नहीं जी, नहीं हो सकता। अच्छा फिर ये इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अनलॉफुल तब अनलॉफुल है, आपने वाकई में किसी डेड पर्सन से थोड़े ना किया, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो जिंदा था, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, अनलॉफुल भी नहीं होगा वो। अब ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर दे, अब बेचारे का लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है हो सकता है उसे गाना ही ना गाने आते हो, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो किसके साथ हुआ था, वो तो ए के साथ हुआ था, गाना गाने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए के साथ हुआ था, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ, उसके पर्सनल स्किल के बिहाफ पे थोड़ी ना परफॉर्म कर सकता है। मतलब उसको क्या पता गाना गाना आता ही ना हो, या आता भी हो तो उसके जैसा ना आता हो, ए के जैसा। तो जब भी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होता है किसी का, जैसे इसमें ए का पर्सनल स्किल है, सिंगिंग, पेंटिंग, ये सारे क्या पर्सनल स्किल्स हैं, तो ऐसे केस में अगर डेथ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब टर्मिनेट, फिनिश हो जाता है, एज पर्सनल स्किल्स आर इन्वॉल्व। जिसने प्रॉमिस किया था उसका पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, अब वो है ही नहीं दुनिया में, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट, अ पर्सन एज पर सेक्शन 2G एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड, इनवैलिड। ये चार ऑप्शंस हैं, आपको ये बताना है वॉइडेबल, वॉइड, बताओ इसमें से क्या ऑप्शन जो है वो सही है। इनवैलिड सही है, ए सही है, बी सही है, क्या है, क्या मतलब है इसका? ठीक है, तो इनवैलिड, वैलिड मतलब इनफोर्सेबल बाय लॉ, इनवैलिड मतलब नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइडेबल और वॉइड ये दोनों ही नल एंड वॉइड होते हैं, मतलब ये आते ही नहीं है लॉ के अंडर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कुछ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इन टर्म्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा इसका। तो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी, ठीक है, इनवैलिड नहीं बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं वॉइड बोलते हैं, ये 2G के अंडर, ध्यान रखना है। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड और वॉइडेबल में क्या फर्क होता है? जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसको कोई रेटिफाई भी नहीं कर सकता, वॉइडेबल को तो कोई रेटिफाई, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो वॉइडेबल होता है उसको कोई थर्ड पर्सन रेटिफाई, उसको ठीक कर सकता है, उसको परफॉर्म करके या उसके कुछ टर्म्स करके, तो उसको वो रेटिफाई किया जा सकता है इसको वॉइडेबल को, लेकिन वॉइड को कभी भी रेटिफाई नहीं करते। तो 2G के अंडर एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ
विल सेट टू बी वॉइड। इनवैलिड नहीं यूज करना है, ध्यान रखना है। और वैलिड तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर दिया, तो वैलिड तो वैसे ही नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज नॉट कंसिडर्ड अनलॉफुल। इनमें से कौन से उसमें जो एग्रीमेंट है वो क्या है, अनलॉफुल नहीं है। नॉट को ध्यान से पढ़ना है, अनलॉफुल नहीं है बताना है। पहला, वेयर इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई आपका केस है ना, एग्रीमेंट है, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो क्या वो लॉफुल है या नहीं है, पहले तो ये सोचना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। इट वेयर इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, वेयर इट इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉमिस, वेयर इट इज इंजूरियस टू द अनदर पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। अब आपको समझना है, इंजूरियस टू द अनदर पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लो जो किसी पर्सन के लिए खतरनाक हो, उसकी प्रॉपर्टी के लिए खतरनाक हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो उसको मारने का, ऐसा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो भाई अनलॉफुल ही है ना, कि किसी को मारने की, टांगे तोड़ने की सुपारी दे दी, या गलत काम करने की, इलीगल चोरी का कोई कॉन्ट्रैक्ट, उसके घर चोरी कर दो मैं इतने पैसे दूंगा, ऐसा कुछ भी है ना, उसकी प्रॉपर्टी और पर्सन के ऊपर अगर इंजूरियस है तो वो तो अनलॉफुल ही होगा ना। तो ये तो अनलॉफुल हो गया। आपको बताना है नॉट अनलॉफुल, नॉट कंसिडर्ड अनलॉफुल, जो अनलॉफुल नहीं है उसमें से ये बताना। फिर कहता है प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर किसी लॉ की प्रोविजन को ही अगेंस्ट हो जाता है वो, तो ये भी अनलॉफुल है। पब्लिक पॉलिसी को ही अपोज कर देता है तो ये भी अनलॉफुल है। हाँ, ये वेयर इट इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉमिस, प्रॉमिस की रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है, तो इसको अनलॉफुल नहीं हम बोल सकते। ये लॉफुल तो है, ऐसा तो हो सकता है, जैसा प्रॉमिस किया था वैसा उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना हो, तो उसको तो आप अनलॉफुल, उसको आप क्या बोलेंगे, उसे आप लॉफुल बोलेंगे ना। लॉ के अंडर तो आता है, ये तो लॉ के अंडर ही नहीं आते, ये तो अनलॉफुल है, इलीगल एक्टिविटीज हो गई किस्म से, जो आप नहीं कर सकते, लॉ के दायरे में आती नहीं है वो। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये भी अनलॉफुल, ये भी अनलॉफुल, ये भी अनलॉफुल, सॉरी फर्स्ट, थर्ड और लास्ट ये अनलॉफुल है। ठीक है, दिस इज नॉट अनलॉफुल, है ना। रिक्वायरमेंट, प्रॉमिस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना होना एक अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं होती है, तो नॉट अनलॉफुल जाना था, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अब नेक्स्ट आ जाए, अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगल ऑब्लिगेशन, एन एग्रीमेंट, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से क्या होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? अगर आपको पहले के क्वेश्चंस याद हो तो ये आपको हो जाना चाहिए, इतना मुश्किल लगना नहीं चाहिए आपको, बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को पहले ध्यान से पढ़ा था तो। ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं जाता है, कोई इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में से ही कोई लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है ना। तो इसका आंसर रहेगा बी, ना तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है इन पर्टिकुलर, ना एग्रीमेंट है, ना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन विच द लॉ क्रिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। Such obligation imposed by the law are generally described as quasi-contractual obligations. तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। ठीक है जी, आई होप सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। फ्यूचर में भी ऐसे सेशंस में लाता रहूंगा, आप अपनी तैयारी रखो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।